हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा और उसके रिलेवेंट हमने एक या दो प्रॉब्लम करे जिससे आपको सिमेट्रिसिटी के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है उसका एक प्रॉपर आइडिया आया होगा। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उस आइडिया की और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए वन बाय वन स्क्रीन को रोक के आप भी खुद भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। क्वेश्चन को ट्राई करिए मेरे साथ में। चलिए, तो अब यहां पर अगर हम देखें फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री, तो फोल्डिंग सिमेट्री की अगर बात करें तो ए और बी के अलोंग अगर एक लाइन खींच दें, है ना, ए और बी के अलोंग अगर मैं एक लाइन खींच देता हूं थोड़ी देर के लिए, ऐसे ये लाइन खींच दी मैंने, तो ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन सेम है, तो यहां पर फोल्डिंग सिमेट्री भी लग सकती है, फोल्डिंग भी लग सकती है। और अगर मैं बात करूं यहां पे और बात करूं कि मिरर की अगर बात करें तो इसका परपेंडिकुलर ए और बी के अलोंग अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं तो इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन सेम लग रहा है, इसका मतलब मिरर की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर फोल्डिंग और मिरर दोनों ही टेक्निक आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले मिरर से बता देता हूं, उसके बाद आपको मैं फोल्डिंग से बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्या कैसे बता देता हूं फोल्डिंग से। ठीक है, चलिए, तो मिरर अगर देखें, मिरर टेक्निक देखें तो यहां पे अगर हम लोग कट करें तो इस साइड और इस साइड सेम दिख रहा है, इसका मतलब करंट आई इंजेक्ट करें तो ये हमारा I1, ये हमारा I2 और ये हमारा I3। ठीक है, सिमिलरली जितना करंट गया है उतना ही करंट वापस, जितना करंट इंजेक्ट हुआ है उतना ही वापस कलेक्ट होगा। इस पॉजिटिव से गया तो निगेटिव पे वापस आएगा, ये मान सकते हैं। ये I1 ब्रांच है तो इसकी सिमिलर मिरर इमेज ये है, तो I1 का कलेक्शन वापस यहां से होगा। इधर I2 है तो यहां पे कलेक्शन I2 से ही होगा, और यहां I3 है तो वापस कलेक्शन I3 से होगा। इसका मतलब ये I1 और ये भी I1 करंट एक ही करंट है, इसका मतलब ये दोनों काय में है, सीरीज में है। यहां पर भी एक ही करंट है तो ये दोनों भी सीरीज में है, यहां पर भी क्या है, एक ही करंट है तो दोनों सीरीज में। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं यहां पे करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, इन ब्रांचेस में कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो इन ब्रांचेस को आप हटा दीजिए। ये आपका सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, तो 2R 2R 2R, 3 2R पैरेलल में हो जाए तो 2R डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर कितना आ गया आपका, है ना, समझ गए कि नहीं। ये 2R फिर 2R फिर 2R, 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस अगर आपके पैरेलल में कनेक्ट है तो हम ये बोल सकते हैं जितनी भी वैल्यू सेम वैल्यू के अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, RAB इक्वल टू 2R बाय 3, दैट इज अवर आंसर। समझ में आया। तो चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर इसको फोल्डिंग सिमेट्री से भी करके बता दीजिए। तो देखिए, फोल्डिंग सिमेट्री में आपको क्या करना है, इसके अलोंग ये जो मैंने डॉटेड 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 लाइन कट करी है, इसके ऊपर और नीचे का पोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कर दिया हम लोगों ने। फिर आपने देखा कि ये पोटेंशियल हमारा तो ए पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल को मैं एक्स पोटेंशियल अगर इसको मान रहा हूं तो ये पोटेंशियल भी आपका क्या रहेगा, एक्स रहेगा, है ना। इस लाइन पे मत जाइएगा, ये लाइन पुराने कलर वाली मिरर वाली, ये मैं जो येलो से बना रहा हूं ये हमारी फोल्डिंग वाली है ना। चलो, तो ये एक्स और ये वापस हमारा बी पोटेंशियल। तब यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया फोल्डिंग में कि ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा फोल्ड होके ऊपर के साइड में आ जाता है, या यूं कहे कि ये आर है और ये आर है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे आप ये देखिएगा कि इसके अंदर करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, बहुत बारीकी से। ये एक्स पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल ये भी है, और इधर का इस रजिस्टर में एक्स और ओ के बीच में रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं बोलूंगा ये हायर पोटेंशियल है एक्स, अगर एक्स हायर पोटेंशियल है तो ये वाला भी हायर पोटेंशियल होगा। अगर ओ लोअर पोटेंशियल है तो ये लो, इसके भी लिए ओ है और इसके लिए भी ओ है। इसका मतलब ये दोनों रजिस्टर के लिए सेम हायर पोटेंशियल एक्स और सेम लोअर पोटेंशियल। तो अगर यहां से करंट इस तरीके से जाएगा अपवर्ड, तो यहां से करंट वापस डाउनवर्ड आएगा। तो रेजिस्टेंस अगर सेम है और ये आपका हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल भी अगर आपके सेम है, तो सेम करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको करके बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पे, ठीक है, यहां पे ये बोल सकते हैं कि इस नोड पे, इस जंक्शन पे अगर ये I2 करंट इधर जा रहा है और वापस चले जा रहा है, इधर से I1 आ तो रहा है, हमें दिख तो रहा है, आ रहा होगा, बट वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा।
इक्वल एंड अपोजिट आ रहे होंगे। तो क्या हम यहाँ पे करंट फ्लो कराने की बजाय हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैंसल आउट होके ये रेजिस्टेंस के अंदर करंट, नेट करंट क्या होगा, जीरो जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब हमारा ये जो नेटवर्क है, अगर मैं देखूं तो ये रेजिस्टेंस आपका आर है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर है, और ये वाला आर ए और एक्स के बीच में और ए और एक्स के बीच में, तो ये दोनों काय में आएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों काय में हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। फिर आप देखो बी और एक्स और बी और एक्स, बी एक्स और बी एक्स के बीच में सेम रेजिस्टेंस, तो ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी ये r/2 है ना, पैरेलल में कर दिया मैंने, ये हो गया हमारा r/2, और ये r आपका क्या है, सीरीज में लगेगा। ये वाले दोनों रजिस्टर हमने एलिमिनेट कर दिए क्योंकि इनमें करंट इक्वल एंड अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इन ब्रांच का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि सर करंट तो फ्लो हो रहा था इसलिए हमें काउंट करना चाहिए, बट ये करंट हमने फ्लो कराया कि हाइपोथेटिकली देखा कि यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि नेट करंट क्या हो जाएगा इस ब्रांच में, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अब हमारे लिए क्या हो गया, ए और बी, है ना। कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा कुछ क्वेश्चन और मैं फोल्डिंग के ऊपर करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया, r/2 कितना हो जाएगा, सीरीज में r हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया r, और ये हो गया आपका 2r, ठीक है। तो पैरेलल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r × r², और ये हो जाएगा आपका 2 + 3r, एक r से r कैंसल, तो 2r/3। देखो सेम आंसर आ रहा है मिरर और आपके फोल्डिंग सिमेट्री से, है ना। फोल्डिंग में इस चीज का ध्यान रखना है ना, जब भी ये दो रेजिस्टेंस आ जाए तो ये पोटेंशियल वगैरह का एक बार मैंने बता दिया, अब बार बार मैं बताऊंगा नहीं आपको फोल्डिंग के टाइम में, और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के और भी बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा नया हो फोल्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज मिरर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 79, फाइंड RAB, ठीक है। अब इसको आप किसी से भी कर सकते हैं। चलिए हमें सबसे पहले तो इसको बताता हूं आपको, फोल्डिंग है ना, एक ही से कराऊंगा मैं, फोल्डिंग सिमेट्री से करा रहा हूं। तो ये देखिए फोल्डिंग सिमेट्री लगा दी हमने, यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री लगा दी, ठीक है। ए और फोल्डिंग में क्या होता है, ए और बी के लोग एक लाइन खींच दो, ऊपर जैसा दिख रहा है वैसा नीचे दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ करी है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में ये रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है। याद नहीं रहता यार, इतनी ज़्यादा लाइनें हैं, क्वेश्चन लिखते टाइम पे कहीं का रेजिस्टेंस, आप भी कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि भूल जाओ। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी भूल गया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते टाइम पे, वैसे तो इसका PDF मिलेगा आपको, बट क्वेश्चन लिखते टाइम पे ये R वगैरह नहीं भूल जाओ, है ना। चलो, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर जैसा वैसा ही नीचे नजर आ रहा है। तो मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि ऊपर वाले पोर्शन को क्या कर लो आप, हाफ हाफ कर दो और सॉल्व कर लो, बट मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक के साथ बताता हूँ, है ना। क्वेश्चन तो सॉल्व करवा ही दूंगा, बट इसको थोड़ा लॉजिक के साथ देखते हैं। ये वाला अगर x पोटेंशियल है तो ये पोटेंशियल भी x है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें कि यहाँ पर कोई नोड है क्या, लिखना चाहो तो वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दोनों तो क्या है, एक ही लाइन है, तो सीरीज में। इसको अगर मैं y बोलूँ तो इसको भी क्या बोलूँगा मैं, y पोटेंशियल बोलूँगा, इसको मैं b बोल दूंगा। तब मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर देखिएगा, है ना, इसको हम लोग रीड्रॉ करते हैं, वापस रीड्रॉ करते हैं। अब मुझे बताना a और x के बीच में रेजिस्टेंस, ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल हो जाएगा, तो r/2 हो गया पैरेलल, ठीक है। उसके बाद इसको अगर मैं o मान लूँ तो XO, तो ये रेजिस्टेंसेस क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब r/2। उसके बाद देखिए x और y, तो ये 2r और 2r ये अगेन पैरेलल हो गए, तो 2r का पैरेलल क्या हो गया, r, है ना। 2r पैरेलल करके मैंने क्या कर दिया, r कर दिया। उसके बाद देखें तो ये OY, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गए हमारे, ये रेजिस्टेंस क्या हो गए, r/2, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो BY और BY, तो ये रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा, r/2, और ये हमारा B हो गया कि नहीं आसान। तो बताओ जल्दी से, A और B के आसपास अगर बता दोगे तो ये
r/2 बन गया r और r पैरेलल, तो r/2 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 3r/2, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं RAB कितना हो गया, r/2 प्लस r/2 प्लस r/2। समझ गए ना, इतना तो कर ही लोगे। अब ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में, देन अगेन सीरीज में, तो 3r/2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजेदार तरीके से कर दिया हमने, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए, तो फोल्डिंग से बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आपको जो कन्वीनियंट लगे, जो आसान लगे, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक मेथड से बता दूंगा, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड RAB, ठीक है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेम सर्किट था बट यहां इसके अलोंग था, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डिंग की पॉसिबिलिटी थी, बट यहाँ पे क्या फोल्डिंग की पॉसिबिलिटी है क्या, क्योंकि ए और बी के अलोंग अगर मैं लाइन खींचूंगा तो नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब फोल्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, मिरर लगाएंगे। अब मिरर देखिए, अब समझ में आ जाएगा पिछले क्वेश्चन में मिरर कैसे लगेगा। देखिए मिरर मैंने लगाया यहाँ पर, ठीक है, मिरर लगा दिया। अब यहाँ से अगर करंट इंजेक्ट कर रहा है, अगर इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव ले लूँ तो उतना ही करंट वापस निकलेगा, ये बात तो तय है। यहाँ पे डिवाइड होने वाला करंट I1, I2 और I3 करंट, सिमिलरली यहाँ पे वापस कलेक्ट होगा तो I3, I2 और I1 कलेक्शन हो गया, ठीक है। कलेक्शन हो गया, तो अब आपको ध्यान से देखो तो ये वाली ब्रांच में I2 करंट यहाँ जा रहा है और वापस I2 इधर जा रहा है। इसका मतलब इस ब्रांच पे करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, सॉरी इस ब्रांच पे नहीं, इस नोड पर क्या हो रहा है, करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है। जितना करंट इधर से जा रहा है उतना ही करंट वापस निकल जा रहा है। तो इस नोड को क्या मैं थोड़ा सा दूरी पे लगा सकता हूँ, इस नोड को क्या मैं थोड़ा सा दूरी पे लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए कॉपी करके तो लेके आ गया मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक है। मतलब इन दोनों के जॉइंट को मैं अगर हटा भी दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये I2 करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा है, इन दोनों ब्रांचेस में तो जा नहीं रहा है, ये अपनी अपनी ब्रांच में जा रहा है। तो मैंने इस I2 को इस तरीके से, ये जो पॉइंट्स है ये थोड़े सेपरेट कर दिए। जैसे मैंने सेपरेट किया तो अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों काय में है, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, अगेन पैरेलल, है ना। तो अब आप सॉल्व कर दोगे जल्दी से, देखो क्या हो सकता है सॉल्यूशन। ये R और कितना हो गया 2R, ये भी 2R, फिर पैरेलल कितना हो गया R हो गया, फिर ये R और यहां से जो R और ये R तीनों के तीनों क्या हो गए सीरीज में, तो ये टोटल कितना हो गया 3R हो गया, टोटल कितना हो गया 3R हो गया। सिमिलरली, है ना, इस टोटल का 3R बोल सकते हैं हम लोग। ये टोटल यहां से जो बनेगा, ये बनेगा पूरा टोटल 3R की वैल्यू हमने बना दी। चलो इधर देखें, R और R 2R, है ना, फिर 2R, तो 2R क्या हो जाएगा, अगेन R हो जाएगा, R नॉट, सॉरी ऐसा नहीं कर देना है ना, क्योंकि इस नोट के क्रॉस हमें निकालना है। तो 3R हो गया। तो आप ये कर सकते हैं कि यहां पर 3R और ये 4R और ये 5R, तो इसका मतलब है कि ये मैं हटा देता हूं यहां से 3R, ये कुछ इस तरीके से आप बना दीजिए, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये 2R, ठीक है, और ये 2R, ठीक है, और फिर ये हम क्या बोलेंगे R का 2R R 1 2 3 4 5, तो 5R, ठीक है। तो 2R क्या हो गया, अगेन R हो गया, R और 5R क्या हो गया पैरेलल, तो RAB कितना हो जाएगा 5R इंटू R डिवाइडेड बाय 6R, तो 5/6R इज द आंसर, ठीक है। तो जल्दबाजी में गलती नहीं हो जाए, है ना, जैसे हमने अभी 3R कर दिया फिर इस वाले रेजिस्टेंस को भूल गए, ऐसी गलती नहीं हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख के देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से एक और डायग्राम बनाया, अदरवाइज आप यहीं पे ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। तो यहां पर देखिए मिरर सिमेट्री से हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्या लगा यहाँ पे, मिरर लगा, मिरर, क्योंकि फोल्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 81 फाइंड AB कहां नजर आ रहा है, देखिए इस बार AB यहां पर है। तो अगर मैं बात करूं मिरर सिमेट्री की, तो इसका मतलब मिरर सिमेट्री मतलब A और B पॉइंट वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर, तो
तो उसके अगर मैं परपेंडिकुलर ऐसे देखूं तो क्या मुझे ऊपर नीचे सेम दिख रहा है क्या? नहीं, ये फोल्डिंग नहीं है, मिरर है। क्यों? क्योंकि इस बार ए और बी पॉइंट इस तरीके से थे, तो ए और बी पॉइंट की लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके आसपास है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मिरर नहीं लग रहा है। फोल्डिंग देखें अगर, तो फोल्डिंग क्या है? ए और बी के अलोंग आप लगा दीजिए, ए और बी के अलोंग आप लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आर और आर क्या होगा? r/2 इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो अभी आपको इस लाइन के दोनों साइड में हमें क्या नजर आ रहा है? सिमिलर सर्किट नजर आ रहा है। मिरर रखा तो एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये क्या है? फोल्डिंग। इसको कई स्टूडेंट मिरर समझ लेते हैं, मिरर नहीं, क्योंकि आपका ए और बी जो पॉइंट है उसके अलोंग जो लाइन खींची है, इसका मतलब ये क्या है? फोल्डिंग है। ठीक है, फोल्डिंग है। अब देखिए, फोल्डिंग में हम ये मानते हैं कि ये जो पोटेंशियल है एक्स पोटेंशियल, ये एक्स पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पे होगा। ये अगर वाई है तो उस साइड वाला भी पोटेंशियल वाई होगा। ठीक है, और यहां पर और कौन सा पोटेंशियल है? ये तो चलो बी आ चुका है और ये भी ए आ चुका है। अब यहां पर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो रजिस्टर है इसमें करंट जाएगा क्या? क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल है तो करंट नहीं जाएगा। तो इस ब्रांच को हटा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। इस रजिस्टर को हटा दो। Y और Y एक ही पोटेंशियल पे, तो करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो इसको भी हटा सकते हैं। और बाकी चीजें क्या है? x और y, इसका मतलब ये r/2 इधर कनेक्ट हो जाएगा। इसको अगर मैं a और y बोलूं तो a y, तो ये वाला रजिस्टर उधर जाके पैरेलल हो जाएगा। और यहां से x भी बोलूं और x भी बोलूं तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सर्किट बन गया कि एक रजिस्टर आपका a और b के अलोंग है, इसके क्रॉस निकालना है, और ये आपका ये y, ठीक है, ये हो गया आपका r/2। ठीक है, अगेन ये जो रजिस्टर है x, ये भी हो गया आपका r/2, और एक रजिस्टेंस ये कुछ इस तरीके से है, ये हो गया r/2 b और x का। तो इधर वाला पोर्शन उधर के साइड में ले जाके हमने पैरेलल में लगा के छोड़ दिया है, और इन दो रजिस्टर में हमने पोटेंशियल के हिसाब से बोल दिया कि करंट नहीं जाएगा। चलो, तो अब हमें किसके अलोंग निकालना है? ए और बी के अलोंग ये क्रॉस निकालना है रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक ही है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा सीरीज में? तो r/2 क्या हो गया? r, और r प्लस r/2 3r/2, और ये क्या है हमारा? r है। तो हम ये बोल सकते हैं कि RAB इक्वल टू r पैरेलल टू 3r/2। तो यहाँ पे RAB कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3r/2 इंटू r डिवाइडेड बाय 3r/2 प्लस r। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा RAB, तो 3 2 5, तो नीचे आ जाएगा 5r/2 और ऊपर आ जाएगा 3r²/2। तो एक r से r कैंसिल, ये कैंसिल, तो इसका मतलब है कि 3/5r इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। था मजेदार क्वेश्चन, अदरवाइज इसमें स्टार डेल्टा में उलझते रह जाते। आपका हो सकता है आंसर आ भी जाता, बट बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है ना। मजेदार सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट कितना जोरदार है, हम लोग जस्ट चंद सेकंड में आंसर ला सकते हैं, बट सिमेट्रिसिटी इतना आसान नहीं है, कुछ प्रैक्टिस लगेगी। आपको मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं इसका 10 से 12 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, तब सिमेट्रिसिटी पे थोड़ा सा ग्रिप आ जाएगा आपको। ठीक है, कम से एटलीस्ट 5 से 6 बार तो प्रैक्टिस करना ही करना है सिमेट्रिसिटी के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 82 है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है, बट बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। ठीक है, चलिए तो कौन सा लगा दें हम लोग? यहां पर फोल्डिंग लगा देंगे तो बड़ा आसान रहेगा। देखिए सिमेट्रिसिटी भी लगा सकते हो, बट सिमेट्रिसिटी में जैसे आप करोगे तो फिर करंट के डिवीजन को लेके काफी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। उससे ज्यादा बेहतर है मैं बोलूंगा कि इस लाइन के क्रॉस आपको क्या कर देना है? फोल्डिंग सिमेट्री। देखो ऊपर जैसा नजर आ रहा है वैसे ही नीचे नजर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है हमारा? फोल्डिंग सिमेट्री। ये बात तो तय है। दूसरा, फोल्डिंग सिमेट्री को प्रोसेस कैसे करना है? सपोज करिए ये ए पोटेंशियल है, तो ये पोटेंशियल को अगर मैं x मान लूं तो ये पोटेंशियल भी क्या है मेरा? x है, फोल्ड होके। ये क्या है? y है, तो ये पोटेंशियल भी क्या है? y है। ये पोटेंशियल मेरा अगर z है तो ये पोटेंशियल भी क्या है? z है, ये मान सकता हूं। और क्या होगा? एक्स वाई जेड हो गया। उसके बाद आप बता दो p पोटेंशियल अगर ये है तो इसको मैं बोलूंगा p पोटेंशियल, इसको मैं q पोटेंशियल बोलूंगा तो ये पोटेंशियल भी हमारा q हो जाएगा और ये b हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास बीच वाले जो है इनको मैं क्या बोल सकता हूँ? अल्फ़ाबेट खत्म हो गई क्या? s और t, चलो r है ना, s और t बोल देता हूँ, s और t बोल देता हूँ। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। तो अब यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम बनाऊंगा, बहुत अच्छा वाला डायग्राम बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
ए से स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, ए से स्टार्ट करते हैं, ए और एक्स और ए और एक्स, ए एक्स क्या होगा, ये पैरेलल होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये हमारा पैरेलल कितना, आर ए एक्स। उसके बाद एक्स एस और एक्स और एस, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, आर बाय टू बोल सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक्स वाई और एक्स वाई, ये आपके पैरेलल हो गए। एक्स वाई और एक्स वाई फिर से अगेन आपके क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ये आपके एक्स वाई पैरेलल, तो आर बाय टू, ये भी आर बाय टू कर दे रहा हूं मैं, है ना, आर बाय टू। उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद एस जेड, एस और जेड, तो ये भी आपके क्या हो गए, पैरेलल, एस जेड पैरेलल आर बाय टू। फिर अगेन वाई जेड और वाई जेड, अगेन ये आपके क्या हो गए, पैरेलल हो गए, आर बाय टू आर बाय टू। अच्छा, इनका नाम भी लिखते जाइए तो ताकि आपको आसानी रहे। ये ए पॉइंट है, ये है हमारा एक्स पॉइंट, ये एस पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड पॉइंट, ये हो गया वाई पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बढ़ जाते हैं इसको आगे। उसके बाद देखें हम लोग, तो ये पूरा पोर्शन हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद देखें टी जेड और टी जेड, तो ये भी हमारा क्या हो गया, टी जेड और टी जेड, ये टी, तो ये हो गया आर बाय टू। ठीक है, उसके बाद पी जेड और पी जेड, अगेन क्या हो गया, आर बाय टू, ये हो गया हमारा पी, है ना। थोड़ा सा मैं इस साइड में लेके आ जाता हूं इसको। चलो आगे बढ़े। उसके बाद देखिए पी क्यू, तो ये हमारे क्या है, सेम पोटेंशियल पे, इसका मतलब पैरेलल, है ना, पी क्यू और पी क्यू, पी और क्यू, आर बाय टू, दैट इज अवर क्यू। ठीक है, उसके बाद वाई जेड हो गया, जेड टी भी हो गया इधर। उसके बाद क्यू बी और क्यू बी, तो उसके बाद ये क्यू बी और क्यू बी भी क्या हो गया, आर बाय टू हो गया। ठीक है, क्यू बी हो गया आर बाय टू। क्यू टी और क्यू टी, मतलब यहाँ पे क्यू टी और क्यू टी, ये हो गया हमारा आर बाय टू, और ये हमारा हो गया पी पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से नोटेशन दे देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। दैट इज पी क्यू टी बी। ठीक है, तो अब आपके लिए बड़ा आसान होगा ए और बी के क्रॉस इक्विलेटर कैलकुलेट करना। तो आर बाय टू ये दोनों काय में नजर आ रहे हैं सीरीज में, तो आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर और आर अगेन पैरेलल में, तो कितना हो गया, आर बाय टू। तो चलो ज़्यादा मेमोरी में याद नहीं रखते, डायरेक्टली लिखते जाएं। तो ये आर बाय टू तो हमारा कौन सा हो गया, ये वाला। उसके बाद इसका जो सॉल्व हुआ, ये आर बाय टू, है ना, आर फिर आर बाय टू, आर फिर आर बाय टू। ठीक है, और ये भी क्या है, आर बाय टू, मतलब आधा आधा एक, आधा आधा एक और एक दो, इसका मतलब 2r इज द आंसर। ए और बी के क्रॉस आर ए बी कितना हो जाएगा, 2r। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बिकॉज ऑफ सिमेट्री कॉन्सेप्ट। चलिए, बहुत मजा आया हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिमेट्रिक पॉइंट्स का ध्यान रखना था, पॉइंट्स को इसलिए एक बार हमने बना के देख लिया ताकि कहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट है, तो आसान होगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मजा आ रहा होगा सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट में कि बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर जा रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन गेट का करवाता हूं मैं आपको। ईसी ब्रांच में गेट 2018 में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ये मेरी जो ओल्ड सीरीज है उसमें भी मैंने सिमेट्रिसिटी से नहीं करवाया था, दूसरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, बट अब मैं जानता हूं कि सिमेट्रिसिटी कभी भी आपको सरप्राइज दे सकता है गेट एग्जामिनेशन में, इस वजह से सिमेट्रिसिटी आप सिखा दे रहा हूं। तो अब ये क्वेश्चन हम लोग सिमेट्रिसिटी से करेंगे। ठीक है, चलिए, अब मुझे पता क्या बोला है, कंसीडर द नेटवर्क शोन बिलो विथ रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 2 ओम और R3 3 ओम। R1 R1 आउटर बाउंड्री में R1 लगा है, ये दोनों R2 लगा है, ये दोनों R3 लगा है, इनकी वैल्यू गिवन है। द नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 11 वोल्ट। ठीक है, कनेक्ट कर दिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एम्पेयर एक्यूरेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस थ्रू द सोर्स। इसका मतलब आपसे पूछा है कि यहां से करंट कितना आ रहा है, यहां से आने वाला करंट आपसे पूछा है। अब देखिए, यहां से अगर करंट आ रहा है और आपने अगर ये ए टर्मिनल मान लिया
और ये B मान लिया, और इस A और B के अलोंग इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर सॉल्व कर लिया आपने, तो ये नेटवर्क क्या ऐसा बन सकता है कि ये R इक्विवेलेंट, ठीक है, और ये आपका 11 वोल्ट का बैटरी, और यहाँ पे करंट जो है I, तो I करंट कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। ऐसा कर सकते हो। और हमने A और B के अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना अभी सीख लिया है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट हमें आ चुका है। अब देखिए सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर चले तो क्या इसको अगर मैं अलोंग द लाइन अगर कट कर दूं, अलोंग द लाइन, अलोंग द पॉइंट्स A और B, तो ये क्या हो गया मेरे फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री मतलब लाइन के A और B टर्मिनल के अक्रॉस मैंने काट दिया, इस साइड वाला और इस साइड वाला मुझे सेम नजर आ रहा है, बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, R3 R3, R1 R1 R1, R2 R2, आधे आधे भी हो सकते हैं तो भी वो सेम ही दिखेंगे, ठीक है। और फिर मुझे पता है कि ये जो पोटेंशियल है, अगर ये x पोटेंशियल है तो ये पोटेंशियल भी क्या होगा, x होगा। ये y पोटेंशियल है तो ये पोटेंशियल भी क्या होगा, y होगा। ये तो a पोटेंशियल है और ये b पोटेंशियल है। अब यहां ध्यान से देखिए कि आपको एक चीज तो बड़ी आसानी से दिख रही है, एक चीज क्या आसानी से दिख रही है आपको, कि यहां पर y और y, तो यहां पे करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच में अगर रेजिस्टेंस है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। x और x के बीच वाले रेजिस्टेंस में भी करंट फ्लो आपका नहीं करेगा। तो इसका मतलब अब देखिए यहां पर ये है A पॉइंट, अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो यहां पर मैं बोल सकता हूं A y, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया R1 बाय 2, ठीक है, A y के बीच में। उसके बाद y x, तो ये क्या बन गया मेरा R1 बाय 2 अगेन, है ना, R1 बाय 2 अगेन। पैरेलल कर दिया ना मैंने सॉल्व, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए yx और yx, ये भी क्या है, पैरेलल है, और ये किसके अलोंग कनेक्ट है, ये हम ये बोल सकते हैं कि ये इसके अलोंग ही कनेक्ट है, yx और yx, इसका मतलब R3 बाय 2, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हुआ, yx के बीच में R1 था तो वो y और x के बीच में हमने लिख दिया, बट हमें पता चला कि y और x के बीच में एक और है जो कि R3 है, तो R3 बाई 2 कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद bx और bx के बीच में R1 है तो इसका पैरेलल कर दिया। ये बाई 2 क्यों हो रहा है पता है ना, क्योंकि पैरेलल है तो मैंने, है ना, पता चले यही भूल गए, बेसिक ही चीज भूल गए। ये a और y के बीच में दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इस वजह से बाई 2 लिखा है। तो यहां पर दो रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो आपस में पैरेलल है और उनके आपस में भी पैरेलल है, मतलब खुद तो पैरेलल है ही, R1 पैरेलल है ही है, इस वजह से R1 बाई 2, R3 पैरेलल है तो R3 बाई 2 भी कर दिया हमने, ठीक है। चलो अब बस वैल्यू पुट कर देंगे, अब तो आसान हो जाएगा ये आपका। तो कितना है हमारा वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारा 1/2, 1 ओम है तो 1/2 हो गया, R1 1/2 अगेन, तो ये हो गया 1/2, और R3 कितना है 3, तो ये हो गया 3/2, ठीक है। और R1/2 कितना है, मतलब 1/2, R2 की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, है ना, ये सॉल्व कर लेते, जब बस 1/2 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा ये 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, है ना, 2 पर आ जाएगा, और 4 तो कितना हो गया 2 2 दून 4 और 4 दून 8, तो 3/8 तो ये हो गया, है ना, 3/8 ये हो गया, 3/8 और आधा 1, तो इसका मतलब है कि RAB कितना हो गया 3/8 प्लस 1, तो 8 9 10 11 डिवाइडेड बाई 8, R इक्विवेलेंट कितना हो गया 11/8, 11/8 हो गया। इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 11/8, 11 कैंसल, तो I इक्वल टू 8 एम्पेयर इज द आंसर। था कि नहीं मजेदार। सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट पे हमने ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर दिया। ये तो अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा, अदरवाइज आप खुद क्वेश्चन करते तो ये वाला सॉल्यूशन आप इस इक्विवेलेंट को निकालने में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। ये मैं अभी समझा रहा हूँ इस वजह से ज़्यादा का टाइम है, अदरवाइज बहुत आसानी से आप कर ले जाते। आंसर कितना आएगा 8 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सी चीज लगी यहाँ पे, फोल्डिंग सिमेट्री लगी। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर इस लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करते हैं।
चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का हम लोग कि फाइंड आर ए बी, है ना। बहुत ही रोचक क्वेश्चन, बहुत आसान है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने दे दिया आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप मिरर फोल्डिंग दोनों लगा सकते हैं। देखिए मिरर से करते हैं, फोल्डिंग से बहुत देर से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ए बी के परपेंडिकुलर मिरर लगा दिया। तो हमें पता है कि अगर ये आई गया है तो वापस कलेक्शन आई का होगा। यहाँ पर I1 है तो ये I2, तो वापस से I1 इसी सिमेट्रिसिटी जो भी मिरर है उससे ही वापस कलेक्ट होगा। ये I2 इधर से ही कलेक्ट होगा। इसका मतलब सेम करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है, इनका कोई मतलब नहीं है। तो दोनों के दोनों R और R कायम में हो गए सीरीज में, ये R भी सीरीज में, तो 2R और 2R है ना। तो ये हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2R और 2R, ठीक है। फिर पैरेलल में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आर ए बी, ये हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाई 2, दैट इज R इज द आंसर। था मजेदार। तो सिमेट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से बहुत ही लेंदी प्रॉब्लम्स आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरी तरफ से मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते थे मैक्सिमम मैंने सिमेट्रिसिटी के कवर कर दिए हैं। इससे ज्यादा की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है नेटवर्क थ्योरी में सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट पर। और सिर्फ ध्यान रखना मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री, उसके टेक्निकल हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये सब चीज़ों की डिस्कशन की जरूरत नहीं है। फोल्डिंग एंड मिरर सिमेट्री, सिर्फ इन दो बातों का ध्यान रखना और किस तरीके से प्रोसेस किया। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये कम से कम आप 4, 5, 6 बार क्वेश्चन करना घर पे, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।